हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग देखते हैं बायोलॉजी का है। ठीक है, बायोलॉजी कौन सा है। देखिए 12th अनसॉल्व सेट 3 चल रहा है, ठीक ना, 2025 का। कोड नंबर है 348KJ। ठीक, अगर आप लोग सेट नंबर 1 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहां पर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं जीव विज्ञान का जो प्रश्न नंबर 1 2 3 हो चुका है। हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, फोर्थ में कर रहे थे, ये फोर्थ में भी हो चुका है, क और ख। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का ग। अगर आप लोगों को देखिए पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग ये नंबर जो दिख रहा है ऊपर, इसको कांटेक्ट कर सकते हैं 7460012763। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, ठीक ना, जो मन करे वो करिए। आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री 2020 से 25 तक और बायोलॉजी 2022 से 25 तक। मैथ भी चाहिए तो मिल जाएगा, ठीक, इंग्लिश भी मिल जाएगा आपको, लेकिन पैसा लगेगा कितना, 200 रुपये टोटल का। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 का ग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण एंजाइमों का वर्णन कीजिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले जो महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं उनका वर्णन करना है। तो देखिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण एंजाइमों का वर्णन इस प्रकार है। किस प्रकार है, यहाँ पर दिया गया। ठीक ना, प्रतिबंधन एंजाइम, ठीक ना, प्रतिबंधन एंजाइम, ये एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने का कार्य करते हैं, जिससे डीएनए के कुटड़े प्राप्त होते हैं। कुटड़े नहीं, यहाँ पर रहेगा टुकड़े रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, टुकड़े रहेगा, यहाँ पर टुकड़े, ठीक ना, ये नहीं रहेगा, टुकड़े रहेगा। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होते हैं, टुकड़े प्राप्त होते हैं। इन्हें आणविक कैंची भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें आणविक कैंची भी कहा जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं गलत हो जाता है तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा पढ़ते टाइम। अगर पीडीएफ जिसको जिसको मिल गई होगी ना, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी तो उसमें आप लोग सही कर लीजिएगा। दूसरा है डीएनए लाइगेज। यह एंजाइम डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, जिससे पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, इसमें एक डीएनए जो लाइगेज है, यह क्या करता है, एंजाइम जो होता है डीएनए को कटे हुए जो टुकड़े होते हैं, ठीक है, डीएनए का जो कटा हुआ टुकड़ा होता है उनको क्या करता है, आपस में जोड़ता है। ठीक है, अब जो इसमें जो कार्य हो रहा है, ये क्या कार्य किसमें हो रहा है, पुनर्योगज डीएनए का इसमें क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है इस काम में। ठीक है, तो डीएनए क्या करता है, डीएनए लाइगेज ये जो कटे हुए टुकड़े होते हैं उनको क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, बात समझ में आई। आगे चले, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम डीएनए के नए सूत्र के संश्लेषण में मदद करते हैं, जैसे पीसीआर में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। ठीक है, तो यह जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, ये क्या करता है कि ये जो सूत्र जो होता है इसका संश्लेषण में मदद करता है। ठीक ना, डीएनए के नए सूत्र के संश्लेषण में क्या करता है, मदद करता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पीसीआर में, पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक, आगे चलिए नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, देखिए यह एंजाइम आरएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में उपयोग होता है, जिससे सी डीएनए प्राप्त होता है। ठीक ना, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। ठीक ना, तो देखिए जो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, क्रिप्टेज है, ठीक ना, क्रिप्टेज है, यह एंजाइम आरएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया में उपयोग होता है। ठीक ना, जो रिवर्स है, इसमें नाम वहां पर दिया गया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर देखिए लिखा गया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि यह रिवर्स कर रहा है, यानी कि आरएनए से डीएनए को बनाने की प्रक्रिया है, जिससे सी डीएनए प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जिससे सी डीएनए प्राप्त होता है। सी डीएनए का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का घ है। देखिए प्रश्न नंबर 4 का घ है, जैव विविधता की हानि के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। जैव विविधता की हानि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन, पहला वनों की कटाई। जैव विविधता जो आपके पर्यावरण में है, जैविक चीजें हैं, ठीक ना, जिनकी क्या कहा है, ये हानि के जो जिससे आपको पर्यावरण में हानि होती है उसी का क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, तो पहली तो हानि हो गई आपकी जो पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, वनों की कटाई। आप जो
जब हम लोग वनों को काट देते हैं तो वन क्या करते हैं, हम लोग को सुरक्षा प्रदान करते हैं। किस किस चीज़ से कह सकते हैं कि जैसे ये वायु भी देते हैं हम लोगों को, और वर्षा भी देते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो इसकी वजह से जो वन होते हैं, वन की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर भी मतलब नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो वनों की कटाई, वृक्षों और वनों की अंधाधुंध कटाई से अनेक जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं, जिससे उनकी प्रजातियां समाप्त होने लगती है। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि जो जैव विविधता है उनकी हानि वनों की कटाई से हो जाती है। जैसे कि जो प्रजातियां उसमें रहती है, यानी कि जब वन कटते हैं ना, जो वृक्ष होते हैं, जो वन होते हैं, जो जंगल होते हैं, जो पेड़ों के, वो जब कटते हैं तो उसमें जो अनेक जो जीवधारी होते हैं, यानी कि जो प्रजातियां होती है, जो जीव जंतु होते हैं, सब क्या हो जाते हैं, विलुप्त होने लगते हैं, यानी कि मरने लगते हैं। तो उसी को मतलब यहाँ पर बताया गया, ठीक है। दूसरी पॉइंट है प्राकृतिक आवास का निवास। प्राकृतिक आवास का निवास, प्राकृतिक का मतलब नेचर, ठीक ना, नेचुरल जो होता है उसका बात किया जा रहा है। तो शहरीकरण, औद्योगिकरण, सड़क निर्माण और कृषि विस्तार के कारण जीवों के रहने के स्थान नष्ट हो रहे हैं, जिससे जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि शहरीकरण, जैसे शहर बसता है, नया नया शहर बसते जा रहा है, बागों को, बड़े बड़े जंगलों को काटा जा रहा है, ठीक ना, पेड़ों को काटा जा रहा है, तो वहां पर शहर का निर्माण, शहर बस रहा है। औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण मतलब जैसे उद्योग खुल रहा है, ठीक है। जैसे वहाँ पर कहीं कहीं सीमेंट की फैक्ट्री खुल रही है, तो कहीं पर किस चीज़ की फैक्ट्री खुल रही है, मतलब जितनी भी फैक्ट्री खुल रही है तो उसमें औद्योगिकरण। सड़क निर्माण, सड़क निर्माण में भी क्या हो जा रहा है, पेड़ों को साफ कर दिया जा रहा है, पेड़ों को साफ करके वहीं के पेड़ की सिद्ध में क्या सड़क बनाई जा रही है, ठीक है। और कृषि विस्तार के कारण, कृषि विस्तार का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जो किसान होते हैं वो भी अपने खेत में पेड़ बहुत ज़्यादा नहीं लगाते हैं, ठीक है। और बाकी बाग काट कर खेत बनाया जा रहा है कृषि करने के लिए, ठीक ना। उसके कारण जीवों के रहने के स्थान नष्ट हो रहे हैं, जिससे जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे क्या करता है कि क्या होता है कि जैव विविधता पर क्या होता है, इस पर एक ऐसा प्रभाव पड़ता है जिससे जैव विविधता जो होती है हमारी कम होती जा रही है, ठीक है। अब देखिए अतिदोहन, तीसरी पॉइंट है अतिदोहन। प्राकृतिक संसाधनों में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जैसे अत्यधिक शिकार, मछलियों का अधिक पकड़ना, वनों से अधिक लकड़ी निकालना जैव विविधता को घटाता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि अत्यधिक शिकार करना, मछलियों का अधिक पकड़ना, वनों से अधिक लकड़ी निकालना, ठीक ना, ये सब क्या है, जैव विविधता को क्या करता है, घटाता है, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, ज्वालामुखी विस्फोट, ये भी कई बार जैव विविधता को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं कौन कौन सी, ये जो भूकंप है, आपके सूखा है, ज्वालामुखी फटना, बाढ़ है, ये सब क्या है, एक नेचुरल चीज़ है, ठीक ना। तो ये सब जब आता है तब भी क्या होता है, हमारी विविधता को, जैव विविधता को क्या होता है, नुकसान होता है। प्रदूषण, प्रदूषण से तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है भाई, हम ही लोग प्रदूषण करते हैं, ठीक ना। तो जल, वायु, मृदा और ध्वनि प्रदूषण के कारण अनेक प्रजातियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। रासायनिक कचरे और प्लास्टिक जैसे प्रदूषकों से जलचर और स्थलचर दोनों प्रभावित होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि जो जल है, वायु है, मृदा है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के कारण अनेक प्रजातियों का जीवन जो है संकट में है, ठीक है। रासायनिक कचरे हैं और जो प्लास्टिक है, जैसे जो हम लोग ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो ठंडे वाली प्लास्टिक वाली बोतलें आती हैं, ये सब कहाँ जाती हैं, कचरे में ही जाती हैं, ठीक है। ज़्यादातर अब तो बिक जाती हैं, सब उठा ले जाते हैं। प्रदूषकों का जलचर और स्थलचर दोनों प्रभावित होते हैं। इनसे हमारा जो जलचर होते हैं वो भी, और स्थलचर के जो जीव जंतु होते हैं वो भी इससे प्रभावित होते हैं, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए आपका आता है प्रश्नोत्तर संख्या 5, ठीक ना। 5 का क देखिए है क्लेस्टोगेमस। क्लेस्टोगेमस फूल क्या है, ठीक ना। क्लेस्टोगेमस एक प्रकार का फूल है, या क्या है, क्या क्लेस्टोगेमस फूल में परागण हो सकता है, कारण बताइए, ठीक ना। देखिए क्लेस्टोगेमस जो फूल है, क्लेस्टोगेमस फूल के फूल होते हैं, ठीक ना। एक प्रकार के क्या है, फूल होते हैं जो बंद रहते हैं, ठीक ना। जो ये होते हैं, ये फूल होते हैं
और ये क्या होते हैं, बंद रहते हैं चारों तरफ से, अर्थात ये कभी नहीं खुलते, ठीक ना। अर्थात ये क्या होते हैं, कभी खुलते ही नहीं है, ठीक है। ये फूल अंदर ही अंदर परिपक्व होते हैं, ये अंदर ही अंदर, मतलब इनको बाहर से किसी जीव जंतु की आवश्यकता नहीं पड़ती है उनके परागण के लिए, ठीक है, उनके निषेचन के लिए। तो ये अंदर ही क्या कर लेते हैं, परिपक्व होते हैं और स्वपरागण द्वारा बीज उत्पन्न करते हैं। इनके अपने में, मतलब ये खुद में, ये खुलते नहीं, ऐसे बंधे होते हैं, और ये बंधे जैसे क्या हो जाता है कि उनका स्वपरागण हो जाता है, ठीक है। परपरागण का मतलब होता है जैसे दूसरे के द्वारा, एक पुष्प दूसरे पुष्प के द्वारा क्या होता है, परपरागण का मतलब जब निषेचन करता है तो उसको परपरागण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फूल खिला हुआ है तो उसका जो दूसरा एक कोढ़ी होगा और एक कोढ़ी होगा, जब कोढ़ी का मतलब जैसे उसी फूल में होता है, ठीक है। खुला हुआ फूल और बंद फूल का मतलब बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो यह क्या करता है, स्वपरागण द्वारा बीज उत्पन्न करते हैं। क्लेस्टोगेमस फूलों में पर परागण नहीं हो सकता। कारण देखिए, फूल कभी खुलता ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि अभी हम ऊपर बताया कि जो फूल होता है ये खुलता नहीं है, तो पहली पॉइंट ये हो गई कि फूल कभी खुलता ही नहीं, इसलिए परागकण बाहर नहीं आ सकते हैं और न ही बाहरी परागण अंदर जा सकते हैं। परागकण समझ लीजिए एक प्रकार से शुक्राणु जैसे हम लोगों में होता है, उसी प्रकार से इसमें परागण होता है, ठीक ना। तो परागण जो होता है, परागकण बाहर नहीं आते हैं और न ही दूसरे का परागकण उस पर जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि ये अंदर बाहरी परागकण अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो स्वयं होता है यानी कि स्वपरागण कहलाता है, ठीक है। दूसरी पॉइंट है, स्त्री और पुंकेसर बहुत पास होते हैं जिससे स्वपरागण स्वतः हो जाता है। यानी कि जो स्त्री होते हैं उसमें जो स्त्री पुष्प होता है और जो पुंकेसर पुष्प होता है, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, बहुत ही पास होते हैं, इसलिए स्वपरागण स्वतः हो जाता है, ठीक ना। इसलिए क्या होता है, जो स्वपरागण होता है वो स्वतः हो जाता है। बाहरी परागण, तीसरी पॉइंट है कि बाहरी परागण कारक जैसे हवा या कीट इन फूलों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जो बाहरी परागण कराते हैं, जैसे फूल पर एक फूल पर बैठ कर गया भौरा, वो दूसरे फूल पर बैठ गया तो वो फूल का परागण हो गया, ठीक है। यानी कि इस फूल से वह कुछ खुशबू, कुछ सुगंध, कुछ परागण लेकर गया, उस किसी दूसरे पुष्प पर बैठ गया तो वहां पर क्या हो गया, परागण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये बाहरी परागण है। तो इसमें ये भी परागण नहीं होता है, जो कीट फूलों पर बैठ जाते हैं फिर उड़कर दूसरे फूलों पर बैठ जाता है तो वहां पर परागण होने लगता है, तो ऐसा भी इसमें नहीं होता है, क्योंकि यह फूल जो होता है खुलता ही नहीं है, बंद ही रहता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 का ख आपका आता है, जैव उर्वरक क्या है। किसान को खेत में बोने से पहले किस जीवाणु की खेती करने की सलाह दी जाती है, यह फसलों के लिए किस प्रकार लाभदायक है, ठीक है। जैव उर्वरक क्या है, देखिए जैव उर्वरक में सूक्ष्मजीव होते हैं जो मिट्टी में मिलाकर या बीजों पर लगाकर पौधों को पोषकत्व विशेष रूप से N और P यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रदान करते हैं। ये रासायनिक उर्वरकों का प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूलन विकल्प है, ठीक है। तो जैव उर्वरक क्या है, जैव उर्वरक वे सूक्ष्मजीव होते हैं जो मिट्टी में मिलाकर बीजों पर लगाकर पौधों को पोषक प्रदान किया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें आपका नाइट्रोजन आ जाता है, फास्फोरस आ जाता है, ये प्राकृतिक का पर्यावरण अनुकूल विकल्प है, ठीक है। यह क्या है, प्राकृतिक का एक पर्यावरण विकल्प है, ठीक है, प्राकृतिक। अब देखिए किसानों को राइजोबियम नामक जीवाणु की खेती करने की सलाह दी जाती है, किसकी। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जो किसान होते हैं वह किस जीवाणु की खेती करने की, उन्हें किस जीवाणु की खेती करने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर आप उत्तर देंगे कि किसानों को राइजोबियम नामक जीवाणु की खेती करने की सलाह दी जाती है, विशेषकर दलहनी फसलों के लिए, जैसे आपका चना हो गया, मूंगफली हो गई, मसूर की दाल हो गई आदि के लिए, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए आपको जीवाणुओं की जरूरत पड़ती है, तो राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है इनकी खेती करने की आवश्यकता होती है, यानी कि सलाह दी जाती है, ठीक है। आगे चले, अब देखिए यहाँ पर यह फसलों के लिए किस प्रकार लाभदायक है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए पहली पॉइंट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में देखिए राइजोबियम जीवाणु
वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करता है, जिसे पौधे आसानी से उपयोग कर सकते हैं। ठीक ना, जो पौधे होते हैं क्या करते हैं, आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो इसका नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में भी मतलब इसका एक लाभदायक है। ठीक है, दूसरी पार्ट है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। यह लाभदायक है किसके लिए, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। यह जैविक रूप से मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करता है। पर्यावरण के अनुकूल देखिए, यह रासायनिक प्रदूषण नहीं करता, जिससे भूमि, जल और वायु सुरक्षित रहते हैं। ठीक ना, जो ये नाइट्रोजन और फास्फोरस, जो ये राइजोबियम जीवाणु होता है, ठीक है, राइजोबियम जीवाणु ये क्या करता है, यह रासायनिक प्रदूषण नहीं करता है, जिससे भूमि, जल और वायु क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। चौथी पॉइंट है फसल की गुणवत्ता से सुधार। फसल की गुणवत्ता में क्या करता है, सुधार भी करता है। इससे फसल का उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बेहतर होते हैं। जो इसमें जो फसल होता है उनमें जो गुणवत्ता होती है ना, उनमें क्या करता है, ये गुणवत्ता को बढ़ाता है। ठीक है, और जो सुधार लाता है। प्रश्न नंबर 5 का ग देखिए। प्रश्न नंबर 5 का ग कह रहा है कि जीन चिकित्सा क्या है। जीन चिकित्सा क्या है, एडेनोसिन डीएमिनेज, ठीक ना, की जैसे एडीए, ठीक ना, इसको बोलेंगे एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी के उदाहरण के साथ इसे स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जीन चिकित्सा एक आधुनिक चिकित्सा तकनीकी है जिसमें किसी रोग को ठीक करने के लिए दोषपूर्ण जीन को सुधारने या हटाने या सही जीन डालने का कार्य किया जाता है। इसका उद्देश्य जीन स्तर पर रोग का अस्थायी समाधान करना होता है। ठीक ना, जीन चिकित्सा में यही किया जाता है कि जब देखा जाता है कि आपके जीन में कोई मतलब गलतियां है या फिर कोई गड़बड़ी है, तो उस जीन को निकाल करके दूसरा जो जीन सुधारा गया होता है, उस सुधरे हुए जीन को, यानी कि जो अच्छा जीन होता है, उसको उसमें प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, तो उसमें जीन को हटाया जाता है। तो जीन चिकित्सा में यही होता है। अब देखिए, एडीए यानी कि एडेनोसिन और डीएमिनेज। एडीए एक एंजाइम है। जो आपका एडेनोसिन है, डीएमिनेज है, ये क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है जो प्रतिरक्षा तंत्र को सही ढंग से कार्य करने में मदद करता है। ये क्या करता है, जो आपके अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको क्या करता है, सही ढंग से कार्य करने में मदद करता है। इस एंजाइम की कमी से एक गंभीर अनुवांशिक रोग होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, डिफिशियंसी लीडिंग टू SCID, यानी कि सर्वर कॉम्बाइंड एम्यूनोइड डिफिशियंसी कहते हैं। ठीक ना, एमिनो डेफिशियंसी। तो यहाँ पर सर्वर कॉम्बाइंड एमिनो डिफिशियंसी कहते हैं। ये आपका क्या है, एक रोग है, एक गंभीर आनुवंशिक रोग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफिशियंसी लीडिंग टू SCID, यानी कि सर्वर कॉम्बाइंड एमिनो डिफिशियंसी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से। आगे चले नेक्स्ट पेज पर। यानी शरीर में संक्रमणों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, रोगी बार बार बीमार पड़ता है और सामान्य संक्रमण भी जानलेवा हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जो शरीर होता है जो रोगी का, वो क्या होता है कि लड़ने की क्षमता, उसमें क्या, जो संक्रमणों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, और इसमें रोगी जो होता है बार बार क्या होता है, बीमार पड़ता है। और सामान्य संक्रमण, इसमें जो अगर सामान्य संक्रमण हो गया, कोई रोग सामान्य रोग हो गया, ठीक है, तो उसमें भी इनकी जानलेवा हो सकता है वो रोग। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 का घ देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किन्हीं दो को परिभाषित कीजिए। किसको, सहभोजिता, क्या लिखा है, लॉजिस्टिक विकास और ये परजीविता, तीनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। इसमें कहा है 2 ही, लेकिन हम एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं है, सभी देखेंगे। ठीक है, तो सहभोजिता यह एक प्रकार का सहजीवी संबंध है जिसमें एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को न तो लाभ होता है
और न ही हानि होती है। दूसरे शब्दों में एक जीव दूसरे से भोजन या आश्रय जैसी चीजें प्राप्त करता है बिना उस जीव को प्रभावित किए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इसमें दो जीव होते हैं, ठीक है, दो जीव होते हैं, लेकिन एक जीव दूसरे जीव से लाभ प्राप्त करता है और जो दूसरा जीव होता है वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, और न ही हानि होती है। तो जो दूसरा जीव होता है उस जीव को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। दूसरे शब्दों में एक जीव दूसरे से भोजन या आश्रय जैसी चीजें प्राप्त करता है, लेकिन बिना उस जीव को प्रभावित किए, यानी कि उसको कोई प्रभाव नहीं होता, उसको कोई हानि नहीं पहुंचती। जैसे यहाँ पर देखिए पेड़ और पक्षी, जैसे पेड़ और पक्षी हो गया तो दोनों जीव हैं। तो पेड़ क्या करता है, एक जगह खड़ा रहता है, और जो पक्षी होता है उस पर घोंसला भी बनाता है, उस पर रहता भी है, अंडा भी देता है, हर चीज करता है, लेकिन पेड़ को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। और जो पेड़ होता है पक्षी का कुछ भी नहीं ले पाता है, उसका कोई भी उपयोग नहीं कर पाता है, इसलिए पेड़ को न लाभ हुआ न हानि हुई, मतलब उसको लाभ नहीं हुआ, ठीक है, और हानि भी नहीं हुई, क्योंकि पक्षी उसको कोई हानि पहुंचाई भी नहीं। ठीक है, शेर और सियार, देखिए शेर को तो कोई हानि नहीं होगी, लेकिन सियार को क्या करेगा, शेर खा जाएगा। ठीक है, तो सियार का हानि होगा, शेर को कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट है लॉजिस्टिक विकास। लॉजिस्टिक विकास, देखिए लॉजिस्टिक विकास का मतलब है वस्तुओं, सेवाओं और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कुशलता पूर्वक पहुंचाने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना। इसमें परिवहन, भंडारण, इन्वेंट्री प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं। जो आपका लॉजिस्टिक्स विकास है, यह क्या है, एक लॉजिस्टिक विकास मतलब होता है जो वस्तु होती है, जो सेवाएं होती है, जो सूचनाएं होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कुशलता पूर्वक पहुंचाने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया होती है। यानी कि यह क्या होती है, एक स्थान से किसी चीज को दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ठीक है, अब देखिए तीसरी पॉइंट इसमें था परजीविता। परजीविता में क्या होता है, देखिए परजीविता एक प्रकार का सहजीवी संबंध है जिसमें एक जीव जिसे परजीवी कहा जाता है, दूसरे जीव जिसे मेजबान कहा जाता है। ठीक है, कि मेजबान की कीमत पर लाभान्वित होता है। परजीवी मेजबान के शरीर के अंदर या ऊपर रहता है और उससे अपना भोजन और पोषण प्राप्त करता है, जिससे मेजबान को नुकसान होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो होता है दो जीव होते हैं। ठीक है, दोनों जीव में एक जीव को क्या होता है, नुकसान होता है, लेकिन दूसरा जो लाभ उठाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे फीता कृमि, टीक, जू और अमरबेल, ठीक ना, जैसे बाल में जू लगता है, टीक जो होता है शरीर पर टीक होता है, और जो आंत में ये फीता कृमि जो होता है ये आंत में होता है। अब एक यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल इसको हम लोग लेते हैं जू। जैसे कि जू जो होता है, हमारे सर में जू लग जाते हैं, जो ढील होते हैं उसको जू बोलते हैं। तो ढील जब पड़ जाते हैं तो क्या करते हैं, हमें क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, क्या नुकसान पहुंचाते हैं, एक तो हमारा खून पीते हैं, ऊपर से खजुआने के लिए कपार मजबूर कर देते हैं। ठीक है, तो बार बार ऐसे ऐसे खुजली होती रहती है, और इनका क्या होता है, लाभ होता है, उसमें जीवित रहते हैं। अमरबेल पौधा है, पौधा पर होता है। जो अमरबेल होता है एक पौधा होता है, जैसे आम के पेड़ पर एक लगा रहता है, जैसे पौधों पर एक पौधा हो जाता है। ठीक है, तो उस पौधा से वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की अपनी क्रिया जो होती है पूरी करता है, और उसको फायदा होता है, दूसरे को हानि होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, परजीविता में, परजीविता एक प्रकार का सहजीवी संबंध है, जिससे एक जीव जिसे परजीवी कहा जाता है, दूसरे जीव जिसे मेजबान कहा जाता है, जो लाभान्वित होता है। परजीवी मेजबान के शरीर के अंदर या ऊपर रहता है और इसे अपना भोजन और पोषण प्राप्त करता है, जिससे मेजबान को नुकसान होता है। ठीक है, तो इसमें मेजबान जो होता है उसको क्या होता है, नुकसान होता है। नेक्स्ट पेज पर चलें, देखिए अब आपका आ गया है प्रश्न उत्तर संख्या 6। ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या 6 का क देखिए, मानव जीनोम परियोजना के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को क्या करिए, लिखिए। ठीक ना, मानव जीनोम परियोजना एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजना थी जिसका उद्देश्य मानव डीएनए की पूरी अनुक्रमण और जीनों की पहचान करना था। यह परियोजना वर्ष 1990 से 2003 तक चली। ठीक ना, जो मानव जीनोम परियोजना थी यह 1990 से 2003 तक चली। तो ये अब पेपर में क्यों पूछा जा रहा है,
लेकिन उनका मन भाई कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए मानव जीनोम परियोजना, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। महत्वपूर्ण उद्देश्य, मानव जीनोम का अनुक्रमण। पहला उद्देश्य मानव जीनोम का अनुक्रमण, मानव जीनोम में मौजूद 3 बिलियन से अधिक बेस पेयरों का अनुक्रमण निर्धारित करना, ताकि जीनोम की संरचना और संगठन को समझा जा सके। 3 बिलियन का मतलब समझ रहे हैं? 1 बिलियन का मतलब होता है 100 मिलियन। 100 मिलियन का मतलब है 1 मिलियन में आपका 10 लाख होता है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 10 मिलियन में 1 करोड़। 10 मिलियन में कितना हो गया? 1 करोड़। और 100 मिलियन में आपका हो जाएगा 1 अरब। ठीक है। और यहाँ पर बात किया जा रहा है बिलियन का। यानी कि 1 बिलियन की बात किया जाए तो 10 अरब 1 बिलियन, 10 अरब 1 बिलियन होता है। ठीक है। तो यहाँ पर 3 बिलियन है, तो 10 10 10 3 × 10 यानी कि 30 अरब की बात किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो 30 अरब कहिए चाहे 3 बिलियन से अधिक बेस पेयरों का अनुक्रमण निर्धारित करना, ताकि जीनोम की संरचना और संगठन को समझा जा सके। तो यहाँ पर बिलियन मिलियन में समझा दिया आपको। देखिए जीनों की पहचान, मानव जीनोम में मौजूद लगभग 20,000 से 25,000 जीनों की पहचान करना और उन्हें मैप करना। तीसरी पॉइंट है डेटाबेस का निर्माण, अनुक्रमित जीनोम डेटा को एक डेटाबेस में संग्रहित करना, ताकि वैज्ञानिक इसे आसानी से एक्सेस कर सकें और इसका उपयोग विभिन्न शोधों में कर सके। ठीक है। चौथी पॉइंट है आपका अनुक्रमण प्रौद्योगिकियों का विकास। ठीक है। जीनोम अनुक्रमण के लिए तेज और अधिक कुशल तकनीकों का विकास करना। ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिएगा। नैतिक, कानूनी और सामाजिक मूंछों का समाधान, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, ये सभी लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 का ख आ गया आपका। प्रश्न नंबर 6 का ख कह रहा है कि आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव में इंसुलिन का उत्पादन किस प्रकार होता है? आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव में इंसुलिन का उत्पादन किस प्रकार होता है? तो यहाँ पर देखिए मानव इंसुलिन का उत्पादन अब जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु को बैक्टीरिया के जरिए किया जाता है, जो आनुवंशिक रूप से संशोधित होते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी कहा जाता है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी कहते हैं। इंसुलिन उत्पादन की प्रक्रिया, वैज्ञानिक सबसे पहले मानव डीएनए से इंसुलिन बनाने वाले जीन को अलग करते हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं ना, वो क्या करते हैं? सबसे पहले जो डीएनए में इंसुलिन बनाने वाला जो जीन होता है उसको क्या करते हैं? अलग करते हैं। ठीक है। तो उसको अलग कर लेते हैं। अब देखिए आगे, फिर उसके बाद इंसुलिन जीन को एक प्लाज्मिड नामक डीएनए अणु में जोड़ा जाता है। जो इंसुलिन जीन होता है उसको क्या किया जाता है? एक प्लाज्मिड नामक डीएनए अणु में जोड़ा जाता है। प्लाज्मिड एक प्रकार का गोलाकार डीएनए होता है। ठीक है। जो आमतौर पर ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया में पाया जाता है। ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया में ये पाया जाता है। ठीक है। इसे पुनः संयोजित प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में डाल दिया जाता है। अब यह बैक्टीरिया आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव बन जाता है। ठीक है। जीएमओ बन जाता है, इसको कहते हैं जीएमओ बन जाता है। जैसे जैसे बैक्टीरिया बढ़ते हैं और विभाजित होते हैं वे मानव इंसुलिन का उत्पादन करने लगते हैं। जैसे जैसे आपका जो बैक्टीरिया होगा, जो जीवाणु होगा, वो जैसे जैसे बढ़ेगा वह मानव इंसुलिन का उत्पादन करने लगते हैं। ठीक ना। इंसुलिन को बैक्टीरिया से अलग करके शुद्ध किया जाता है। ठीक है। शुद्ध मानव इंसुलिन को मधुमेह के रोगियों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। जो शुद्ध मानव का इंसुलिन होता है ना, वह मधुमेह के रोगियों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। मधुमेह का रोग जैसे मतलब आपका शुगर को कहते हैं। ठीक है। नोट, इस तकनीकी से बना इंसुलिन को ह्यूमिनसिलिन कहते हैं। ठीक ना। क्या कहते हैं? ह्यूमिनसिलिन कहते हैं। अब देखिए आपका आ गया प्रश्न नंबर 6 का ग। अंजीर और ततैया यानी कि बांस के उदाहरण के साथ
सहोपकारिता का वर्णन कीजिए। अंजीर और ततैया का सहोपकारिता संबंध। यहाँ पर देखिए पहली पॉइंट, अंजीर पेड़ के फूल अंजीर फल के अंदर छिपे होते हैं, ठीक ना। जो अंजीर पेड़ होता है, अंजीर पेड़ के फूल और जो अंजीर फल होते हैं वो अंदर छिपे रहते हैं, ठीक ना। अंजीर का जो फूल होता है वो पेड़ पर रहता है और जो अंजीर का जो फल होता है वो अंदर छिपे रहते हैं, जिन्हें सामान्य परागणकर्ता नहीं देख पाते। इनको क्या करते हैं, जो परागणकर्ता होते हैं वो नहीं देख पाते हैं, जो परागण करते हैं, ठीक है। अंजीर ततैया इन फूलों के अंदर जाती है और वहां अंडे देती है। जो अंजीर ततैया होती है वो क्या करती है, इन फूलों के अंदर जाकर के अंडे देती है। यानी कि इसमें जो फूल होता है उस फूल के अंदर जाकर के क्या करती है, अंडा देती है। फिर उसके बाद अंडे देते समय ततैया फूलों का परागण भी करती है। जब वह अंडा दे रही होती है तो उसी समय में उसका परागण कर लेती है, ठीक ना। उसका क्या करती है, परागण करती है। ततैया के अंडों से बच्चे निकलते हैं। जो ततैया होती है उसके अंडों से क्या निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं और बाद में वे बाहर निकल जाते हैं। और क्या होते हैं, बाद में अंडे जो बच्चे निकलते हैं वो बाद में बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में अंजीर पेड़ को परागण मिलता है जिससे वह फल और बीज उत्पन्न कर सकता है। ततैया को अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान और भोजन मिलता है। जो देखिए इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो अंजीर होता है उस अंजीर पेड़ को परागण मिलता है, ठीक ना। जो आपका जो ततैया है वह अंडे देते हुए क्या करती है, परागण कर लेती है, वहीं पर उसका परागण कर लेती है। तो यहाँ पर जो अंजीर पेड़ है उसका क्या होता है, परागण हो जाता है, ठीक ना, जिससे वह फल और बीज उत्पन्न कर सकता है। और जो ततैया होती है उसको अंडे देने की सुरक्षित स्थान भी मिल जाता है, ठीक ना, और भोजन भी वहां पर मिलता है उसको, ठीक। तो ये बात समझ में आई। अंजीर और ततैया का जो सहोपकारिता संबंध था, जिसमें क्या होता है, सहोपकारिता में दोनों जीवों को लाभ होगा, ठीक है। यानी कि जो वहां पर जिससे भोजन लेगा उसको भी लाभ होगा और जो भोजन देगा उसको भी लाभ होगा, ठीक। आगे चले हम लोग। अब उसी में देखिए एक हेडिंग आप लोग लगा लीजिएगा, सहोपकारिता। सहोपकारिता आपको समझ में आ जाएगी। एक प्रकार का प्राकृतिक पारिस्थितिक संबंध है जिसमें दो अलग अलग प्रजातियों के जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसमें कहा गया है कि यह जो है एक प्रकार का प्राकृतिक क्या है, पारिस्थितिक संबंध है, परिस्थितिक संबंध है, जिसमें अलग अलग प्रजाति होती हैं, वह एक दूसरे को क्या करती है, लाभ पहुंचाती हैं। यह संबंध दोनों जीवों के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन उनकी आपसी निर्भरता इतनी नहीं होती कि वे एक दूसरे के बिना जीवित न रह सकें। इसका कहने का मतलब ये है कि यह दोनों क्या होती हैं, कि यह दोनों अपने एक दूसरे को लाभ तो पहुंचाते हैं, ठीक है, एक दूसरे को फायदेमंद होते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन इनका इतना ज़्यादा निर्भर नहीं होते एक दूसरे पर कि एक चला जाए तो दूसरा मर जाए, एक चला जाए तो दूसरा मर जाए, इतना ज़्यादा निर्भर नहीं रहते एक दूसरे पर, ठीक है, कि उनके बिना जीवित न रह सके, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न उत्तर संख्या आपका आ गया प्रश्न नंबर 6 का घ। कह रहा है कि उपयुक्त रेखा चित्रों सहित चरघातांकी वृद्धि वक्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप लोग एक फिगर आपको बनाना है इस प्रकार से, जिसका ग्राफ एक देखिए ऊपर गया है और एक यहाँ से यहीं तक गया है। इसका जो ग्राफ है ये dn/dt और इक्वल टू RN है, ये dn/dt इक्वल टू RN, ठीक है। इसको क्वेश्चन में k-n/k लिख सकते हैं। और देखिए ये पॉपुलेशन डेंसिटी का ये ग्राफ है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी का ग्राफ है। और यहाँ पर टाइमिंग भी दिया गया है, कितने टाइम में कितना समष्टि वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखिए समष्टि वृद्धि तंत्र का S और J वक्र, ये क्या है, ये S है और ये J वक्र है, ठीक है। संभार तंत्र समष्टि वृद्धि को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें कौन सा समीकरण व्यक्त होता है, तो देखिए dn/dt इक्वल टू RN और कोष्टक में आपका k-n/k, ठीक है। ये वाला जो है संभार तंत्र समष्टि वृद्धि को निम्न समीकरण द्वारा, यानी इस समीकरण द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, किया जाता है। n इक्वल टू आपका समय है, t पर समष्टि घनत्व है, और जो k पोषण क्षमता है, जो धारण क्षमता भी कहते हैं। d आपका जो है डेथ यानी कि मृत्यु दर है, जहां dn/dt क्या है, समष्टि आकार में परिवर्तन दर है।
के माइनस एन अपान के क्या है, पर्यावरण प्रतिरोध है, और आर अपन क्या है, आर क्या है, प्राकृतिक वृद्धि की दर है, ठीक ना, प्राकृतिक वृद्धि की दर, ये आप लोग लिख लीजिएगा। परिभाषा और अच्छे से जानने के लिए सेट नंबर 5 348 के एल का प्रश्न 9 देखिए, ठीक है। तो इसको चलो हम लोग देख लेते हैं परिभाषा अच्छे से जानने के लिए। ये देखिए सेट नंबर 5 में आ गए। सेट नंबर 5 का प्रश्न नंबर 9 में हम लोग लिख चुके हैं पहले, तब जाके वो सेट किए थे, इसलिए ऐसा करना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए चर घातांक की वृद्धि। इस मॉडल में यदि किसी समष्टि को असीमित संसाधनों वाले वातावरण में रखा जाए, जैसे कि कुछ समय के लिए हिरणों को भक्षण से मुक्त वातावरण में छोड़ना, ठीक है, इसको आप लोग लिखिएगा इतना, हिरणों को भक्षण से मुक्त वातावरण में छोड़ना। उसके बाद इधर चलेंगे हम लोग, दूसरे पेज पर लिखा है, तो उसकी जनसंख्या तेजी से और लगातार बढ़ती है, ठीक ना, उसकी जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी और लगातार बढ़ती जाएगी, ठीक। और वक्र देखिए, यह एक जे आकार का वक्र बनाता है, जिससे जनसंख्या की वृद्धि दर समय के साथ बढ़ती रहती है। जैसे वहां पर जे आकार का वक्र बना था, आप लोग देखे हैं अभी पीछे, ठीक ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जे आकार का वक्र बनता है, जिससे जनसंख्या जो होती है तेजी से बढ़ती है। उदाहरण, यह अक्सर शुरुआती चरणों में देखा जाता है। यह अक्सर कहाँ देखा जाता है, शुरुआती चरण में देखा जाता है, जब किसी नई जगह पर कोई जीव प्रवेश करता है और संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, या वर्षा ऋतु के दौरान कीटों में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। तो जब कोई जीव होता है, जब कोई जगह बदलता है या नई जगह जाता है, तब यह देखा जाता है, ठीक है। संभार तंत्र वृद्धि देखिए, प्राकृतिक में संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए जनसंख्या की वृद्धि असीमित नहीं हो सकती। यह मॉडल बताता है कि जब संसाधन सीमित हो जाते हैं तो व्यष्टियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और जनसंख्या वृद्धि दर धीमी हो जाती है। वक्र, यह एक एस आकार का वक्र बनाता है। जो संभार तंत्र वृद्धि होती है उसमें यस आकार का वक्र बनता है। अभी जो पीछे बनाए थे, एक जे बताएं एक यस बताएं, ठीक ना। तो जे वाला था जो चर घातांकी वक्र था, और जो यस वाला था वो संभार तंत्र वृद्धि वाला वक्र था, ठीक। शुरुआती वृद्धि, शुरुआत में जब संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं, जनसंख्या चर घातांकी रूप से बढ़ती है, ठीक है। वृद्धि में कमी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, भोजन, जल और आवास जैसे संसाधन सीमित होने लगते हैं, जिससे वृद्धि दर कम होने लगती है। यानी कि भोजन जल से क्या होते, मरने लगते हैं, ठीक ना, जब कमी होती है। स्थिरता, अंततः जनसंख्या वातावरण की वहन क्षमता तक पहुंच जाती है, जहां उपलब्ध संसाधनों से जितनी जीवों की संख्या का पोषण किया जा सकता है उतनी ही संख्या हो जाती है, और जनसंख्या का आकार स्थिर हो जाता है, ठीक ना। और क्या होता है, जनसंख्या का आकार स्थिर हो जाता है। तो ये आप लोग उसमें लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखे होंगे तब लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। तो ये आपका सेट नंबर 3 था बायोलॉजी का। सेट नंबर 3 का प्रश्न नंबर 6 के घ तक हो चुका है, 7, 8, 9 बचाते, इसको भी हम करा देंगे, ठीक ना, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना है तो 7460012763 इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए, ठीक ना, और पीडीएफ आप लोग खरीद लीजिए, ठीक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।